अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरेज का टॉपिक स्टार्ट किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरे प्रोडक्शन, के एक्सरे प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स अबाउट एक्सरेज एज वेल, कि एक्सरेज का इलेक्ट्रॉन्स जब हिट करते हैं तो हैवी मेटल टारगेट पे जो एक्सरेज निकलती हैं, एक्सरे की एक ट्यूब होती है। एक्सरेज जो है हम लोग सॉफ्ट एक्सरेज का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ एक पेशेंट को ओवरऑल डोज जो है वो इंक्रीज करती है। हम हार्ड एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड एक्सरेज ऐसे डिफाइन होती हैं कि आपके पास कितनी पेनिट्रेटिंग एक्सरेज है, ठीक है। और हम सॉफ्ट एक्सरेज को फिल्टर आउट करने के लिए अपनी एक्सरे ट्यूब की फ्रंट के ऊपर एक एल्यूमिनियम फिल्टर लगाते हैं और उस एल्यूमिनियम फिल्टर के थ्रू जो है हम लोग सॉफ्ट एक्सरेज को जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार अबाउट एक्सरेज। और ये हमारे पास इस तरीके से एक्सरे ट्यूब की डायग्राम थी जिसमें हमने यहाँ फ्रंट में एल्यूमिनियम फिल्टर लगाया था और इसके थ्रू जो है हमने सॉफ्ट एक्सरेज को जो है वो फिल्टर आउट कर लिया। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरे इमेज। एक्सरे इमेज क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि एक्सरे इमेज क्या चीज होती है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि एक्सरे इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए प्रॉपर इमेज होने के लिए, ठीक है जी। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन एक्सरे इमेज? एक्सरे इमेज होता क्या है एक्चुअल में? क्या ये वाकई कोई इमेज होता है या कोई शेडो होता है? जी, व्हाट इज एन एक्सरे इमेज? Is it really an image or it is just a shadow? एक्सरे इमेज एक्चुअली में इमेज नहीं होता, ये सिर्फ एक शेडो होता है। सिंपल एक शेडो होता है आपके पास। हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक एक्सरे फिल्म होती है। लेट्स से दिस इज एन एक्सरे फिल्म। इस तरह से दिस इज एन एक्सरे फिल्म, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये फिल्म बिल्कुल वाइट होती है, ओके। अब जब इस फिल्म के ऊपर एक्सरेज जो है वो गिरती हैं, ठीक है। लेट्स से इस फिल्म के ऊपर एक्सरेज आके फॉल हुई हैं, ठीक है, ऐसे। तो जहां जहां एक्सरेज गिरेंगी वहां वहां से ये फिल्म क्या हो जानी शुरू हो जाएगी? ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर पूरी फिल्म के ऊपर एक्सरेज गिर जाए तो ये पूरी फिल्म क्या होनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन लेट्स से अगर हम इसके फ्रंट पे कोई एक ऐसी चीज रख दें जो कि एक्सरेज को फिल्म तक ना जाने दे बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फिल्म है और इसके आगे हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो दिस ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब एक्सरेज, इट कैन नॉट लेट एक्सरेज टू पास थ्रू। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक्सरेज इस जगह पे आके गिरेंगी, ओके, इस जगह पे फॉल करेंगी, इस जगह पे फॉल करेंगी, इस जगह पे फॉल करेंगी, बट द एक्सरेज व्हिच इज हिटिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, विल नॉट गो ऑन द, यहाँ आपके पास फिल्म, दिस इज एक्स रे फिल्म, ठीक है। ये सिंपल एक फिल्म होती है हमारे पास, व्हाइट कलर की होती है इनिशियली,
एक्चुअली वाइट होता है। तो होगा ये कि हमारे पास ये सारे का सारा हिस्सा जो है यहाँ पे एक्सरे नहीं पहुंचेंगी इस हिस्से में, ये हिस्सा वाइट रहेगा और बाकी सारे का सारा हिस्सा जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। So this area will become white and this is will be our image। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इमेज है यहाँ पे एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एक्सरेज है, so it means it is not an image actually, this is actually a shadow। What is a shadow? The light, the point where the light cannot reach the surface due to our body or due to any surface with any object, that is creates a shadow। ठीक है ना, जब लाइट किसी जगह पे नहीं गिर पा रही होती और बाकी साइडों के ऊपर लाइट गिर रही होती है, तो जिस जगह लाइट नहीं गिर रही होती वो डार्क एरिया अपेयर होता है और उस जगह को हम शेडो कंसीडर कर रहे हो। यहाँ पे डार्क नहीं होता, यहाँ पे वाइट रहता है, जहाँ पे शेडो बनता है वो वाइट होता है और जहाँ जहाँ एक्सरेज गिरती हैं वो हिस्सा क्या हो जाता है, ब्लैकन हो जाता है। ठीक है, so we normally say that X-ray is not an image, actually it is a shadow। The point where the X-rays are absorbed are appearing white on the X-ray film। जो आपके पास X-ray film, जो X-ray आप करवाते हैं, जैसे कि हड्डियां हैं, हड्डियों में जब एक्सरेज गिरती है तो हड्डियों पे एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो जो एक्सरे का इमेज आता है वो वहाँ जहाँ जहाँ बोन्स होती है वो सारे का सारा हिस्सा वाइट अपेयर हो रहा होता है और जहाँ जहाँ आपके कोर्स से एक्सरे पास करके फिल्म के ऊपर गिरती हैं वो जगह क्या हो चुकी होती है, ब्लैक हो गई होती है। ठीक है जी, तो दिस इज एक्चुअली एक्सरे इमेज। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट प्लीज आस्क। Any question? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना या सारे सो रहे हैं? भाई अबान, अरहम, ईशा, बतूल, परवा, फातिमा, फिजा, हरीम, सिनान, तैयब, अमार, आरिस। सर पिछली क्लास मिस कर दी थी मैंने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, जब बोलूंगा तब ये थोड़ा समझ आएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहा कोई मसला। समी, सुभान, तस्मिया, नेहा, सारिम, जैनब, यूसुफ, फरीशा, जैद। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली पूछ लीजिए। अच्छा जी, so this is how X-ray images form and this is actually X-ray image। अच्छा, X-ray का इमेज जो है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे हमारे पास इमेज की अच्छाई या बुराई डिस्कस होती है, जिसमें से एक उसकी है कंट्रास्ट और एक होती है उसकी इमेज की शार्पनेस। ठीक है, तो फॉर ए बेटर इमेज ऑफ एक्सरेज देयर मस्ट बी टू थिंग्स we are looking for an X-ray image, that is contrast and sharpness। Okay, please note it down, there are two factors which we are looking for an X-ray image। There are two factors which we are looking in an X-ray image, the one is sharpness and the second is contrast। शार्पनेस का क्या मतलब होता है, शार्पनेस क्या है? तो शार्पनेस ये कहती है कि आपके पास कितनी दो बाउंड्रीज के दरमियान में क्लियरेंस है। ठीक है, शार्पनेस ऑफ एन एक्सरेज मीन हाउ क्लियर द टू बाउंड्रीज आर अपीयरिंग इन द एक्सरे इमेज। ठीक है, अगर दो बाउंड्रीज बिल्कुल सेपरेटली अपीयर हो रही हैं इमेज में तो इसका मतलब है कि आपके एक्सरे की शार्पनेस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ब्लरनेस आ रही है, ब्लर हो रही है दो बाउंड्रीज, या आपके पास एक्चुअली पार्शियल शेडो जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप नोटिस करें कि आप अपने कमरे में अगर बैठे हुए हैं और आप अपने हाथ का शेडो देखें तो आपको अपने हाथ के शेडो के अलावा एक साथ में एक ब्लर सा शेडो दिख रहा होता है, जिसको बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं पेनेम्ब्रा। ठीक है, जो प्रॉपर शेडो होता है उसको एम्ब्रा बोला जाता है और जो
पार्शियल शेडो होता है, इसको पेनेम्ब्रा कहा जाता है। अच्छा, जितना ज्यादा ये पेनेम्ब्रा होगा, जितना ज्यादा पार्शियल शेडो होगा, उतना ज्यादा आपके पास शेडो प्रॉपरली क्लियरली अपेयर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि अगर आपके कमरे में एक से ज्यादा लाइटें हैं तो सिंपली क्या कीजिए कि सारी लाइटों को बंद करके सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट जलाइए। जब आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट जलाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आपके पास पार्शियल शेडो बहुत कम हो जाता है और रियल शेडो जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, बहुत क्लियरली नजर आना शुरू होता है। तो दिस इज एक्चुअली द शार्पनेस ऑफ एन इमेज। शार्पनेस ऑफ द इमेज ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, व्हाट डिफाइन द शार्पनेस ऑफ एन एक्सरेज। द शार्पनेस ऑफ एन एक्सरेज इज how clearly how clear the two boundaries of the two medium appearing on the X-ray image. How clear the boundaries of two medium are in an X-ray image. किसी भी एक्सरे इमेज में कितना ज्यादा क्लियर है दो बाउंड्रीज, इसको हम लोग शार्पनेस को इससे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए। शार्पनेस की टर्म अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। दो मीडियम्स की बाउंड्री कितनी ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा लेस पार्शियल शेडो बना है, दिस इज डिफाइंस द शार्पनेस। ओके, एनी क्वेश्चंस हसन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नाउ हाउ वी इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ एन इमेज। इमेज की शार्पनेस कैसे इंक्रीज की जाती है? तो उसका इंक्रीज करने का एक तरीका ये है, ये देखिए आप लोग फिगर 2.3, इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आके एक एनोड टारगेट को हिट कर रहे हैं पहली वाली फिगर में, पर वहां पे एनोड का साइज काफी छोटा है। अच्छा, जब एनोड का साइज काफी छोटा है, ये देखिए यहाँ पे एनोड का साइज काफी छोटा है, उसकी वजह से यू कैन सी दैट द पार्शियल शेडो इज वेरी स्मॉल एंड द फुल शेडो या रियल शेडो इज प्रॉपर। बट व्हेन वी यूज अ वेरी लार्ज एनोड, मोर सोर्स, जैसे कि मैंने कहा लाइट सारी बंद कर दें, एक सोर्स जलाए, मोर सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से इशू ये आता है कि ये वाला हिस्सा पार्शियल शेडो छोटा हो जाता है और सॉरी ओरिजिनल शेडो छोटा होता है और पार्शियल शेडोज बड़े हो जाते हैं। अच्छा, बाय द वे आप देखिए ये एक्सरेज आके हिट कर रही है, ये सामने ब्लैक कलर का एक ऑब्जेक्ट है, लेट मी मेक इट अ डिफरेंट फॉर यू, ये थोड़ा रेड कर देता हूँ मैं। तो रेडिश सा एक ऑब्जेक्ट है, जहां जहां एक्सरे नहीं आएंगी वहां वहां इसका शेडो अपेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक्सरे का इमेज बन रहा होता है। तो अगर आपको शार्पनेस एक्सरेज की बेहतर करनी है तो उसकी बेहतर करने के लिए आपके पास एनोड साइज, टारगेट एनोड साइज को छोटा रखा जाता है। जितना ज्यादा हम छोटा रखेंगे उतना ज्यादा पार्शियल शेडो कम बनेगा और आपके पास इमेज उतना ज्यादा शार्प होता जाएगा। ठीक है, तो शार्पनेस ऑफ एक्सरेज कैन बी अचीव बाय यूजिंग अ स्मॉलर टारगेट एनोड। ठीक है, दिस विल रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्शियल शेडो एंड इंक्रीज द साइज ऑफ फुल शेडो। पार्शियल शेडो इस केस में कम हो जाता है और ओरिजिनल शेडो जो है वो बढ़ जाता है। तो दिस इज हाउ वी इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ एन एक्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्ट का साइज भी डिफरेंट होगा? क्या चीज? आज जब एनोड का साइज बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो शेडो है उसका साइज डिफरेंट आएगा? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, है दोबारा रिपीट करो। तो जैसे पहली जो वो है डायग्राम है, इसके अंदर फुल शेडो जो बड़ा आ रहा है, दूसरी डायग्राम में छोटा आ रहा है। क्यों छोटा आ रहा है? ओरिजिनल में तो शेडो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन वो छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्शियल शेडोज ओरिजिनल शेडोज की जगह ले लेते हैं ना। अच्छा, सही। ठीक है, पार्शियल शेडो ज्यादा आ जाता है और आपके पास जो है वो ओरिजिनल शेडो का साइज उसकी वजह से छोटा हो जाता है। ठीक है, जी सर, समझ गया। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मुजम्मिल भाई हैं यहाँ पे? जी सर हूँ। अच्छा, उठ गए मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और वो है हसन है यहाँ पे? पता नहीं सर।
सर कौन सा हसन? यार अब तो माशाल्लाह से 3 हसन हो गए हमारे पास। एक सैयद हसन है, तुम तो सैयद हसन हो ना, जी। और एक हसन अली खान है हमारे पास, है ना भाई हसन? और एक हमारे पास और हसन आया है भाई, हसन एक न्यू एडमिशन हुआ है हमारे पास। खैर ठीक है जी, तो टारगेट एनोड का साइज हम छोटा रखेंगे, उससे आपके पास इमेज की शार्पनेस बढ़ेगी, पार्शियल शेडो छोटा हो जाएगा, ओरिजिनल शेडो फुल हमें प्रॉपर्ली नजर आएगा, और उस तरीके से हमारे पास एक्सरे का इमेज बनेगा। अच्छा, बाय द वे शार्पनेस को इम्प्रूव करने का एक और तरीका भी है कि शार्पनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उसके फ्रंट के ऊपर एक एल्यूमिनियम अपर्चर लगाते हैं। एक एल्यूमिनियम अपर्चर, एक एल्यूमिनियम की विंडो नुमा चीज है, इसको हम लगाते हैं, और इसको छोटा या बड़ा, विंडो कम खोलेंगे तो ज्यादा, कम खोलेंगे तो कम हवा आएगी, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा हवा आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से विंडो को अगर हम कम खोलेंगे तो आपके पास एक्सरेज जो है वो कम जाएंगी, बीम पतली हो जाएगी, और हमारे पास अगर हम विंडो को ज्यादा खोल देंगे तो बीम मोटी जाएगी, ठीक है, यानी ज्यादा थिक एक्सरे मिल जाएगी। बाय द वे हमें प्रॉपर इमेज, शार्प इमेज के लिए एक्सरे की थिन आपके पास जो है बीम होनी चाहिए, जिसको हम एक्चुअल में, यहाँ वर्ड नहीं यूज किया उसका, लेकिन कॉलिमेटेड बीम कहते हैं इसको। कॉलिमेटेड बीम हमें चाहिए होती है, कॉलिमेटेड बीम वेरी थिन, वेरी शार्प बीम, ठीक है। तो साइज ऑफ द अपर्चर जो है उससे भी जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि बीम की जो है वो थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, और हमारे पास कॉलिमेटेड बिल्कुल सीधी पतली बीम होती है, तो उससे हमारे पास जो है वो प्रॉपर एक्सरे शार्प इमेज जनरेट होता है। तो शार्पनेस को इम्प्रूव करने के 2 बल्कि 3 एक्चुअल तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो तो एल्यूमिनियम एनोड साइज को छोटा करेंगे तो शार्पनेस बढ़ती है। दूसरा, एक्सरे ट्यूब के फ्रंट के ऊपर जहाँ से एक्सरेज बाहर आ रही होती है वहाँ पे हम कॉलीमेटर एक लगाते हैं, अपर्चर लगाते हैं एक एल्यूमिनियम का। ये देख रहे हैं आपको फिगर 2.4 में अपर्चर दिख रहा है, ये खुल सकता है, बंद हो सकता है। ये जितना ज्यादा एल्यूमिनियम को हम विंडो को बंद करते जाएंगे उतनी पतली बीम आएगी, जितनी ज्यादा बारीक बीम होगी उतनी ज्यादा आपके पास एक्सरेज जो है कॉलिमेटेड फॉर्म में होंगी, यानी आपके पास इमेज उतना शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे टू इम्प्रूव द शार्पनेस। सर दोबारा समझाइएगा। एल्यूमिनियम अपर्चर को हम छोटा खोलते हैं, हम इसके साइज को कम से कम रखते हैं ताकि हमारे पास जो इमेज है वो आपके पास शार्प बने। जैसे कि ज़ायद अगर मेरे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, पूरी रिब केज की एक्सरे मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं अपर्चर को बड़ा खोलूंगा, ज़्यादा खोलूंगा, क्योंकि मुझे पूरे रिब केज के ऊपर एक्सरे करने हैं। लेकिन लेट से मुझे आपके पास आपके दांत का एक्सरे करना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं इस अपर्चर को बहुत पतला खोलूंगा, बहुत थोड़ा सा खोलूंगा, ताकि आपके 1 या 2 दांतों के ऊपर ही वो एक्सरेज गिरे और उनके जो इमेज आए वो बहुत ज्यादा शार्प आए। अगर मैं पूरा अपर्चर खोल दूंगा तो सारे दांतों का आपके पास एक्सरे दिख रहा होगा, और उसकी वजह से जो है वो आपके पास एक तो शार्पनेस खराब हो जाएगी, ठीक है, पार्शियल शेडोज इंक्रीज हो जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है कि ओवरऑल डोज भी जो है वो पेशेंट को इंक्रीज हो जाएगी। बेचारे के एक दांत में फॉल्ट था, हमने सारे दांतों में उसके एक्सरे डाल दिए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है एल्यूमिनियम अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर ये एनोड पे लगता है? ये यहाँ पे लगता है, ये जो इसकी फ्रंट है ना एक्सरे विंडो, यहाँ लगा हुआ होता है, सही। ठीक है, यहाँ से एक्सरे बाहर निकल रही होती है। और किसी को भी क्वेश्चन है भाई? अच्छा जी, तो यूज ऑफ द, अच्छा जी हाँ, उसके बाद एक्सरे जब किसी बॉडी पे गिरती हैं तो लाइक अदर वेव्स ये भी टकराने के बाद थोड़ा सा स्कैटर्ड होती है। स्कैटर का मतलब है इधर उधर निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर 2.5 में एक ऑर्गन है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, दैट्स इट, दिस इज द ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है, ये इस ऑर्गन में हड्डी या बोन वाला हिस्सा है, और बाकी इसकी सराउंडिंग में गोश्त है, मीट है, फ्लैश है। अच्छा, एक्सरे जब इस पे गिर रही हैं तो आप देख सकते हैं गोश्त में से एक्सरेज इजीली पास आउट कर रही हैं, बोन में जो है वो क्या हो रही है, एक्सरे एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पे स्क्रीन का क्या अपेयर होने वाला है, डार्क अपेयर होने वाला है। अच्छा,
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब एक्सरेज इस बॉडी को टकरा रही हैं, इस ऑर्गन को टकरा रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक्सरेज टकराने के बाद स्कैटर्ड भी हो गई हैं। जैसे कि ये वाली एक्सरे आप देखिए, दिस वन, ये जा सीधा रही थी लेकिन टकराने के बाद थोड़ी स्कैटर हो गई। इसी तरीके से ये वाला स्कैटर्ड हो गया। इस तरीके से आप काफी सारी एक्सरेज को देख रहे हैं कि वो स्कैटर्ड हो गई। अब होगा ये कि लेट्स सी, ये आपके पास हिस्सा जो है वो डार्क अपेयर होना चाहिए था, लेकिन स्कैटर्ड होने की वजह से एक एक्सरे इधर भी जाके गिर जाती है। तो वो हिस्सा जो बिल्कुल, सॉरी, वाइट अपेयर होना चाहिए था, सॉरी नॉट वाइट, डार्क, वाइट अपेयर होना चाहिए था, यहाँ शेडो आना चाहिए था। तो वहां पे ये एक्सरे जाके उस हिस्से को भी क्या कर देगी, डार्क कर देगी। तो अब ये स्कैटरिंग हमें रोकनी होती है। तो स्कैटरिंग को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक जिसे कहते हैं एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बाय द वे थिक मेटल की आपके पास इस तरीके से देख रहे हैं आप, गैप्स वाली एक फिल्म होती है, ठीक है। यानी एक्चुअली में ये कहाँ पे होती है, देखिए ये एक पेशेंट है या और ऑब्जेक्ट है जिसका हम एक्सरे ले रहे हैं, और ये एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन आपकी फिल्म से थोड़ा सा पहले होती है। जैसे कि एक पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा हुआ है अगर, ठीक है, तो उसके नीचे एक ब्रीफ केस नुमा सी चीज रखी जाती है, पतली सी, जिसमें आपकी एक्सरे फिल्म होती है, और उस फिल्म के ऊपर जो है ये एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन लगा दी जाती है। और इसका फायदा ये होता है कि जो स्कैटर्ड हुई हुई एक्सरेज हैं वो इस एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन के अंदर क्या हो चुकी होती है, एब्जॉर्ब हो गई होती है। तो उसकी वजह से आपके पास जो अनवांटेड स्कैटरिंग की वजह से जो जगह वाइटनेस होनी चाहिए थी वहां पे ब्लैकनेस आ जाती है, उस चीज को ये अवॉइड कर रही होती है। तो दिस इज वन अदर वे टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ द एक्सरे इमेज, ठीक है। इसमें किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन कहाँ लगी होती है मुजम्मिल? फिल्म से पहले, हाँ, 3 से पहले। फिल्म से पहले लगी होती है ना। तुम अगर गोली से बचने के लिए कोई वो लगाओगे तो तुम अपने पीछे लगाओगे, अपने आगे लगाओगे? आगे लगाएंगे सर। सिंपल सी बात है, हमें इसकी फिल्म को बचाना है स्कैटर्ड हुई हुई एक्सरे से, तो उसके आगे लगाएंगे, ठीक है भाई। कोई क्वेश्चन और पूछना है किसी ने? जी बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरीके से शार्पनेस को हम इम्प्रूव करते हैं। शार्पनेस को इम्प्रूव करने के कितने तरीके हमने पढ़े? 3। छोटा एनोड का साइज, एल्यूमिनियम अपर्चर विंडो इन फ्रंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, और एंटी स्कैटरिंग स्क्रीन जो है दैट इज यूज्ड फॉर द बिफोर आपकी फिल्म, सो इट कैन स्टॉप द स्कैटर्ड एक्सरेज, ठीक है। इसके बाद जो टर्म आती है दैट इज कंट्रास्ट ऑफ एन एक्सरे। एक्सरे का कंट्रास्ट कैसे बेहतर किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रास्ट, व्हाट इज मेंट बाय कंट्रास्ट ऑफ एन एक्सरे इज द डिग्री ऑफ ब्लैकनेस एंड वाइटनेस डिसाइड्स द कंट्रास्ट। यानी हम ये चाह रहे होते हैं कि जो डार्क एरिया है, जो बोन्स है, वो बिल्कुल आपके पास वाइट अपेयर हो, और वो गोश्त वाला एरिया है एक्सरे इमेज में वो बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डार्क अपेयर हो। तो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस एंड वाइटनेस कितनी अच्छी है, ब्लैक एरिया कितना ब्लैक है, वाइट एरिया कितना वाइट है, दैट डिसाइड्स द कंट्रास्ट, ठीक है। तो if they ask you a question what is meant by contrast, you will simply write the degree of blackness and whiteness of the on the X-ray image या X-ray film is known as its contrast। उसको हम उसका contrast बोल रहे होते हैं। और आपके पास जो है वो गोश्त वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक अपेयर होना चाहिए, और वाइट आपके पास जो बोन्स वाला एरिया बिल्कुल वाइट अपेयर होना चाहिए, बिल्कुल भी वहाँ पे हल्की सी भी डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द कंट्रास्ट ऑफ एन एक्सरेज, ओके। अब कंट्रास्ट को कैसे ठीक किया जाता है, कंट्रास्ट किस तरीके से बढ़ाया जाता है? अच्छा, नॉर्मली कंट्रास्ट का इशू बोन्स के एक्सरेज में नहीं आता। हड्डियों का जब हम एक्सरे निकाल रहे होते हैं तो हड्डियों के एक्सरे के केसेस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कंट्रास्ट हमें अच्छा मिल रहा होता है। लेकिन लेट्स से अगर आप किसी ऐसी जगह का एक्सरे ले रहे हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में कम एब्जॉर्ब करती है एक्सरे, जैसे कि स्टमक का एक्सरे ले रहे हैं या आप एक ब्लड वेसल का एक्सरे लेना चाह रहे हैं,
तो उस ब्लड वेसल का एक्सरे, उस स्टमक का एक्सरे जो है वो आपके पास काफी ब्लर आता है, काफी लेस कंट्रास्ट के साथ आ रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कंट्रास्ट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कंट्रास्ट मीडियम्स क्या होते हैं कि लेट से हम एक आदमी के स्टमक का एक्सरे ले रहे हैं, तो स्टमक का एक्सरे लेने से पहले हम उसको एक ऐसा खाना देते हैं जिसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन उठ भी सकता है कि सर कौन कौन से एलिमेंट्स एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से एलिमेंट्स एक्सरेज को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे अभी छोड़ता हूँ, आप लोग सोचेंगे इसका क्या आंसर। ऐसा क्यों होता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कम करते हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो मैं क्या रहा हूँ कि कंट्रास्ट इशू जो बनता है वो सॉफ्ट टिश्यूज, स्टमक, ब्लड वेसल्स के केसेस में बनता है। तो कंट्रास्ट को बेहतर करने के लिए व्हाट वी नॉर्मली डू, हम एक आदमी को एक ऐसा खाना दे देते हैं, एक्सरे, एक आदमी का स्टमक का एक्सरे हो रहा है, या एक ऐसा ड्रिंक पिला देते हैं। उस ड्रिंक के अंदर आपके पास बैरियम होता है, बैरियम सल्फेट होता है। अच्छा, बैरियम सल्फेट इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है, और ऑब्वियसली बाद में फिर वो आपके वेस्ट के अंदर जो है वो निकल भी जाता है। लेकिन जब हम उसको बैरियम सल्फेट का ड्रिंक दे देते हैं तो वो उसके स्टमक में जाके उसके ऊपर एक लेयर जैसी चढ़ा देता है, स्टमक के ऊपर, उसकी वॉल्स के ऊपर, और जब एक्सरेज वहाँ पे गिरती हैं तो वो बैरियम उन एक्सरेज को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो वाला हिस्सा स्टमक का बिल्कुल वाइट अपेयर हो रहा होता है, और बाकी जो इंटेस्टीन और बाकी जो सराउंडिंग वाला स्टमक का एरिया वो ब्लैक अपेयर हो रहा होता है। तो इस तरीके से स्टमक का एक्सरे किया जाता है। या अगर आपको किसी ब्लड वेसल का एक्सरे लेना है, तो ब्लड वेसल का एक्सरे आप किस तरह करते हैं कि आप उसमें थोड़ी सी आयोडीन को एक सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं। तो आयोडीन जो है वो इट्सेल्फ एक अच्छी एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज है, और वो फिर आपके पास ब्लड के अंदर आयोडीन जब भर जाती है ज्यादा, तो वो उस जगह पे एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सरेज को, ठीक है, और उससे फिर वो ब्लड वेसल का एक्सरे भी बेहतर आ रहा है। तो कंट्रास्ट को बेसिकली करने का सिंपल तरीका है। कंट्रास्ट का इशू बनता कहाँ है, जब आप स्टमक का, ब्लड वेसल्स का, सॉफ्ट एरियाज का एक्सरे ले रहे हो, और उसके लिए फिर हम कंट्रास्ट मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों के डिफरेंट कंट्रास्ट मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग कंट्रास्ट को बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, किसी के दिमाग में अभी तक ये सवाल नहीं उठा कि गोश्त जो है वो क्यों एक्सरेज को कम एब्जॉर्ब करता है, और बोन्स जो है वो क्यों एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है? जी, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन सर उठा या वेवलेंथ का नहीं ही उठा? कोई सीन होगा। सर डेंसिटी की वजह से। देखो डेंसिटी, हाँ, हरीम का आंसर बहुत बेहतर है, काफी बेहतर आंसर है उसका। वेवलेंथ का इशू नहीं होता, बट द डेंसिटी, गोश्त की डेंसिटी ज्यादा होती है यार, गोश्त की डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा चलो, और कोई रीजन? जी, एक ये रीजन काफी हद तक बेहतर है हसन, और तुम लोगों का हरीम के डेंसिटी का इशू होता है, डेंसिटीज में डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा और जाके जरा डीपली सोचो, आंसर मिलेगा तुम लोगों को कि क्या आंसर है। आबी तैयब, जैनब, तुम लोग क्या कहते हो भी? नेहा, अम्मार, सिनान साहब और फरवा, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्यों होती है भाई एब्जॉर्प्शन गोश्त में? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं हारिस, वेवलेंथ। कैल्शियम एब्जॉर्ब एक्सरेज, यस तैयब, यू आर राइट, कैल्शियम एब्जॉर्ब एक्सरेज, बट व्हाई? रीजन इज व्हाई? हड्डियों में कैल्शियम होता है और कैल्शियम एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल सही। और भी हो सकते हैं मटेरियल, लेकिन क्यों, रीजन? हाँ भाई, एनीवन एल्स? सर उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से तो नहीं होता? नहीं, थिकनेस और स्ट्रेंथ की वजह से नहीं होता। ठीक है जी, नेहा आपने आंसर, जैनब?
बतूल क्या आंसर होगा भाई? सर वाइट रीजन तो नहीं है कि कलर वाइट होता नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बड़े सुपरस्टिशियस हो के आज चल रहे हो भाई, वाइट होता है फिर। एक्चुअली में अगर आप लोग सोचें तो बोन्स में और मसल्स में कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये बताएं मुझे। ये बताएं आपके मसल्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बायो वाले हजरात। सबसे कॉमनली आपके मसल्स में, फ्लैशेस में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जी? H2O। H2। वाह, वेरी गुड जैद भाई, टेक्स्ट बुक आंसर दे दिया आपने तो है। एक्चुअली में सही कह रही है, ऑक्सीजन होता है आपके मसल्स में, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बोन्स की, तो बोन्स के अंदर जो है वो क्या एलिमेंट्स होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, बाय द वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वैसे याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि या आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये बात पढ़ी है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ जाता है। तो होता ये है कि जब हम एक्सरेज किसी बोन पे मारते हैं तो वहां पे कैल्शियम में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन करते हैं लोअर ऑर्बिटल से अपर ऑर्बिटल की तरफ। ठीक है, ये चीज हो रही होती है। और उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कैल्शियम के एटम से बाहर निकल जाते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि एक्सरे ने उस कैल्शियम के एटम को आयनाइज कर दिया। अच्छा, वो आयनाइज होना हमारे लिए बायोलॉजिकली अच्छा नहीं होता, उसका फिर हमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और वो बेसिकली किस चीज का भी कॉज बन सकते हैं, वो म्यूटेशन का कॉज बनते हैं स्टार्टिंग में और कैंसर को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं, कम इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स हैं, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से लेस एक्सरेज को अब्सॉर्ब करते हैं और ज्यादातर एक्सरेज जो है उनमें से थ्रू कर जाती है। So this is the basic reason why bones absorb more X-rays, because it contains those elements which has greater number of electrons, which means more X-rays can be absorbed in those electrons. ठीक है, while muscles have those elements which has less number of electrons, उसमें कम number of electrons होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सरे की एब्जॉर्प्शन होने या ना होने। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन इन दैट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर? हारिस, क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, अच्छा, अनलाइक बिल्कुल लाइक अल्ट्रासाउंड, सॉरी, एक्सरेज भी जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और हम याद है इस प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अटेन्यूएशन। ठीक है, डिड आई यूज द वर्ड अटेन्यूएशन बिफोर? मैंने यूज किया था अटेन्यूएशन का वर्ड? नहीं। इससे पहले नहीं किया था। एक्चुअली में जब कोई भी वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है और उसकी इंटेंसिटी आपके पास डिक्रीज होती जाती है, तो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, दिस इज बेसिकली नोन एज अटेन्यूएशन। ठीक है, हाँ, इसको मेरा ख्याल है मैंने यूज किया था, अटेन्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो नाउ वी स्टॉप ओवर हियर, हम यहाँ रोकते हैं, 5 मिनट रह गए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो वी विल डिस्कस अबाउट अटेन्यूएशन इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद जो है ये एक्सरेज का टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, और उसमें फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज रह जाएगी, सीटी स्कैन, जिसको भी हम लोग एक क्लास के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो बाय दिस वीक इंशाल्लाह हमारा मेडिकल फिजिक्स आई होप सो खत्म हो जाएगा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑन वी विल स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर, व्हाटएवर यू से, जो आप कहेंगे वो चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, so let's stop over here. Any questions up till now, or we will take a leave? Any question? सर बोन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो पेनिट्रेटिंग नहीं होता ज्यादा एब्जॉर्बिंग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्यादा एब्जॉर्बिंग होती है, लेस पेनिट्रेटिंग होती है और ज्यादा एब्जॉर्बिंग होती है। ठीक है, बोन्स, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कंट्रास्ट जो है खाली एक ही तरीके से बेहतर की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल एक ही तरीके से। और कंट्रास्ट का इशू बोन्स के केसेस में नहीं आता, ज़्यादा सिर्फ किस केसेस में आता है? जब हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज के एक्सरे जब कर रहे हो।
ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।